हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है बाबू वो है सरल अस्थायी उत्तक। बाबू मैं यहां पर आपको बता देता हूं, मैं यहां पे नोट कर दिया हूं सरल अस्थायी उत्तक, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 9 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और चैप्टर संख्या है 6 जिसका नाम है उत्तक, यानी कि पादप उत्तक। उत्तक तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पादप उत्तक के बारे में। बाबू मैं सरल अस्थायी उत्तक से पहले बहुत सारे वीडियो बना दिया हूं। बाबू मैं सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के देख लीजिएगा वीडियो और समझ लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं सरल अस्थायी उत्तक। बाबू मैं आपको बता दूं कि सरल अस्थायी उत्तक जो होता है ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि जो सरल अस्थायी उत्तक जो होता है। अब उत्तक क्या है तो बाबू द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। तो ये एक प्रकार का उत्तक है जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। मैं आपको बता दूं कि जितनी कोशिकाएं इसमें भाग लेती हैं वो सारे की सारी एक प्रकार की होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति और रचना एवं कार्य बिल्कुल एक समान होते हैं। अब मैं आपको एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूं कि सरल अस्थायी उत्तक में जो भी कोशिकाएं भाग लेती हैं वो बिल्कुल एक समान होती हैं। उत्पत्ति भी उनकी एक समान होती है, संरचना भी उनकी एक समान होती है और आकृति भी एक जैसी होती है और उनका कार्य भी एक जैसा ही होता है। बाबू मैं आपको बता दूं कि सरल अस्थायी उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए हम आपको समझा देते हैं और बता देते हैं। देखिए देखिए बाबू, यहां पर मैं नोट कर देता हूं। पहला जो भाग होता है इसका वो होता है, पहला जो भाग होता है इसको कहते हैं मृदुतक। मृदुतक जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। और जो बाबू दूसरा भाग होता है वो होता है स्थूलकोण उत्तक। स्थूलकोण उत्तक कोलेनकाइमा। और बाबू जो तीसरा होता है इसको कहते हैं हम दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। बाबू ये रहा सरल अस्थायी उत्तक का तीनों प्रकार। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये तीनों प्रकार क्या होते हैं और पादपों में कहाँ पाए जाते हैं और कौन से कार्य करते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है पहला मृद उत्तक, यानी कि पैरेन्काइमा का स्टडी करेंगे हम लोग पहले। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग स्थूलकोण उत्तक और पढ़ेंगे दृढ़ उत्तक। बाबू मैं आपको पहला बताने जा रहा हूं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और केयरफुली रहिएगा। देखिए बाबू, जो मृद उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा जो होता है ना बाबू, ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह अविशिष्ट प्रकार के यानी कि अनस्पेसिफिक टिश्यू होता है, उत्तक होता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि जो मृदुत्तक होता है यह पादपों में कोई विशिष्ट कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं कि यह एक सबसे सरल और अविशिष्ट पादप उत्तक है। ये विशेष रूप से मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कार्य नहीं होता है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि जो मृदुत्तक होता है इस उत्तक की जितनी कोशिकाएं होती हैं बिल्कुल समव्यासी होती हैं, यानी कि इनका जो व्यास होगा वो बिल्कुल एक समान होगा। इसके साथ साथ इसकी कोशिकाओं का जो आकृति होगा वो होगा गोल, अंडाकार और ये पतली भित्ति वाली होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, अगर यहाँ पे मैं नोट किया हूं सरल अस्थायी उत्तक, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग कि अगर सरल अस्थायी उत्तक में इन तीनों के प्रकारों में, इन तीनों उत्तकों के प्रकारों में अगर कोई ऐसी कोशिका है जिसकी कोशिका भित्ति मोटी है तो इतना आप समझ जाइएगा कि जिस कोशिका की भित्ति मोटी है वो कभी भी कोशिका मृत होती है, और जिस कोशिका की भित्ति जो है यानी कि सेल वॉल पतली है वो सजीव कोशिका होती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो मृदुत्तक होती है इसकी कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि यदि मैं कह रहा हूं कि पतली भित्ति वाली है तो स्पष्ट है कि मृदुत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल सजीव होती हैं, यानी कि जीवित होती हैं, ठीक है ना। ऐसा हम कह सकते हैं
कि मृदुतक की जितनी कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल सजीव होती हैं, मृत नहीं होती है, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो बिल्कुल जो है पतली होती है। इतना ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इनमें जो है अंतराकोशिकीय स्थान जो होता है वो बिल्कुल काफी पाया जाता है। काफी पाए जाने का मतलब ये है कि इसकी जो कोशिकाएं होंगी, देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं, ये इसकी कोशिका है, ठीक है, ये इसकी क्या है, कोशिका है। चलिए ठीक है, ये हो गया कोशिकाओं का समूह, यानी कि इसको हम कह देंगे उत्तक। ये है कोशिका। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ कि इसमें जो है दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। तो यहां पर ये जो कोशिका के बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम कहते हैं अंतराकोशिकीय स्थान। क्या बोलते हैं बाबू? अंतराकोशिकीय स्थान, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी कोशिका में जो है रिक्तिका भी पाया जाता है और बड़ा पाया जाता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर रिक्तिका की बात है तो मैं आपको बता देता हूं कि पादप कोशिका में कभी भी जो रिक्तिका पाया जाता है वो बड़ा होता है, एक होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना, चाहे जिस उत्तक की कोशिकाएं हो। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं इसमें बता देता हूं कि इसमें जो है क्या पाया जाता है, रिक्तिका पाया जाता है। देखिए कुछ बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब कि कोशिका का 90% भाग गिरने का कार्य करता है, ठीक है ना। यहां पर रिक्तिका भी पाया जा रहा है, रिक्तिका, या इसको जो है रसधानी के नाम से जानते हैं, रसधानी के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है और रिक्तिका भी पाया जाता है। चलिए ठीक है, ये इसका मृदुत्तक का ये कैरेक्टर होता है, ये लक्षण होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं और कुछ लक्षण बता देता हूं कि इसमें जो है कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य भी मौजूद होते हैं। अब कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, यानी कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कोशिका द्रव्य। सभी कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यहां पर मैं लिख देता हूं कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है मैटर। सेल का मतलब होता है कोशिका और मैटर का मतलब होता है पदार्थ। यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो इसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि इसकी कोशिका भित्ति क्या होती है बाबू? पतली होती है। कैसी होती है? पतली होती है। चलिए ठीक है, इसकी कोशिका, ये कोशिका चारों तरफ से भित्तियां पाई जाती है। देखिए ये भित्तियां हैं, ये भित्तियां हो गई, इसमें भी भित्तियां हो गई, मतलब सभी में भित्तियां पाई जाएंगी, लेकिन क्या पाई जाएंगी? पतली पाई जाएंगी, ठीक है ना। पतली कोशिका भित्ति, पतली कोशिका भित्ति, ठीक है ना। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल पाया जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेल वॉल इसमें पाया जाता है वो क्या चीज का बना होता है बाबू? तो ये सेलुलोज का बना होता है। क्या चीज का बना होता है? ये सेलुलोज। सेलुलोज एक क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ होता है सेलुलोज, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना। अब चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो है बड़ी राजधानी भी पाई जाती है और इसके साथ साथ ये अभी मैं बताया आपको, पहले भी बता चुका हूं कि जिस कोशिका की भित्ति पतली होती है, ठीक है ना, वो सजीव कोशिका होती है। यदि सजीव कोशिका है तो इसमें क्या पाया जाएगा? केंद्रक भी मौजूद होगा। क्या होगा बाबू? केंद्रक भी मौजूद होगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। केंद्रक, न्यूक्लियस, क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है ना। इतना समझिएगा। ये रहा इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये ध्यान से देख लीजिएगा, मृदुत्तक कोशिका का, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका कार्य क्या होता है। इसका जो पहला कार्य होता है वो है कि जल और खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है। अब खाद्य पदार्थ में कौन कौन से खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करके रखता है बाबू? तो मैं आपको बता दूं कि मंड, मतलब कि जल के साथ साथ, देखिए यहां पर जल के साथ साथ मंड और वसा और इसके साथ साथ प्रोटीन भी रखने का कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृदुत्तक का जो
पहला कार्य होता है, जो प्राथमिक कार्य होता है, वो होता है कि जल को इकट्ठा करके रखता है। जल के साथ साथ मंड, वसा और प्रोटीन, इन सभी पदार्थों को संचित करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अगर इसमें मृदुत्तक कोशिका में अगर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी कि पर्णहरी में यदि पाया जाता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है। और फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं कि क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में। और जो है पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। इसके साथ साथ जल से खनिज लवण लेते हैं, और वायु वातावरण से जो है क्या लेते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। ठीक है ना। इसके साथ साथ हम बता देते हैं कि ये जो है मांसल तने और पत्तियों में, अगर ये मांसल तना और पत्ती में अगर पाया जाता है तो ये श्लेष्मिक पदार्थ यानी कि चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस, ठीक है ना। इसके साथ साथ जल और रबर छेद एकत्रित करने का कार्य करता है। जो रबर वाले जो प्लांट होते हैं वो इन पदार्थों को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ये मृदुत्तक क्या करता है बाबू कि यदि मांसल तना में पाया जाता है या फिर पत्ती में पाया जाता है तो जल को इकट्ठा करके रखेगा। इसके साथ साथ क्या रखेगा, रबरक्षीर पदार्थों को रखेगा, और श्लेष्मिक पदार्थों को भी इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है ना। चलिए ठीक है। एक चीज और है कि अगर मैं आपको बता दूं कि जो मृदुत्तक उत्तक होता है वो अगर इसकी विभाजन की क्षमता दोबारा लौट आती है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो सरल अस्थायी उत्तक है, तो अस्थायी उत्तक का तो ये प्रकार है कि सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा इसका प्रकार होता है सरल अस्थायी उत्तक। किसका, अस्थायी उत्तक का। तो जो अस्थायी उत्तक होते हैं वो कभी भी परमानेंट टिश्यू से बने होते हैं, और सॉरी वो जो है विभेद्योतक उत्तक से बने होते हैं। और विभेद्योतक उत्तक क्या होता है कि कोशिकाओं में, उसकी कोशिका में बार बार विभाजित होती है, और पादपों को क्या कराता है, वृद्धि कराता है। और जब वृद्धि कराता है तो कुछ उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं कि परिपक्व होकर के और अस्थायी उत्तक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये उसी को हम कहते हैं अस्थायी उत्तक। और अस्थायी उत्तक का हम लोग पहला प्रकार पढ़ रहे हैं सरल अस्थायी उत्तक, और सरल अस्थायी उत्तक का हम लोग पहला प्रकार पढ़ रहे हैं मृदुत्तक। तो मृदुत्तक में क्या होता है कि अगर इसकी कोशिकाएं अगर जो है इसकी कोशिका के अंदर अगर विभाजन की क्षमता लौट आती है दोबारा, तो ये क्या करता है कि द्वितीय वृद्धि कराने का कार्य कराता है। अब द्वितीय वृद्धि क्या हो गया कि प्लांटों में मोटाई में बढ़ाएगा, इसके साथ साथ प्लांटों में, पेड़ पौधों में कहीं कटा फटा अगर भाग है तो उसको भरने का भी कार्य करता है। इतना समझिएगा, यानी कि घाव भरने के काम में भी आता है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये अधिक जल सोखने का कार्य करता है। मैं पहला पॉइंट भी बताया था और तीसरा पॉइंट भी बताया था कि ये जल सोखने का यानी कि जल को इकट्ठा करने का कार्य करता है। यदि जल का इकट्ठा करता है तो आप समझ गए होंगे कि इसमें टर्गर प्रेशर लगता है, भित्ति दाब, स्फीति दाब लगता है। और स्फीति दाब का मतलब ये हो कि फूल जाता है, और फूलने से क्या होता है, इससे जो है जितनी कोमल भाग होती हैं उनको यांत्रिक शक्ति यानी कि सपोर्ट मिलता है, वो सीधा खड़े रहने का कार्य करता है। बाय द वे मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूं कि अगर हम क्या करते हैं कि एक डाली को काट देते हैं तो पत्तियां कुछ देर के बाद क्या होती है, लटक जाती है। अब लटकती क्यों है, क्योंकि उसकी जो जल की स्फीति दाब होती है वो खत्म हो जाती है। वो खत्म हो जाने से क्या होती है कि पत्तियां लटक जाती हैं। अगर स्फीति दशा बनी हुई है तो पत्तियां क्या होती है, सीधी होती है। सेम इसी कंडीशन में मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि ये जो है जल सूखने का कार्य करता है। जल सूखने से स्फीति दशा बनी रहती है, और बने रहने से प्लांटों में, प्लांट के जो भाग कोमल होते हैं जैसे पत्तियां, तना, जड़ वगैरह जितनी कोमल होती हैं वो जो है क्या होती हैं कि बिल्कुल खड़ी रहती हैं और बिल्कुल सधी रहती हैं। ठीक है ना। जिसके कारण इससे यांत्रिक शक्ति उसको प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए ठीक है। आई होप कि आपको जो है सरल अस्थायी उत्तक का पहला प्रकार मृदुत्तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बता देते हैं स्थूल कोण उत्तक। ठीक है ना। लेकिन एक बात और है, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं स्थूल कोण उत्तक क्या होता है। ठीक है ना। जो स्थूल कोण उत्तक होता है ना, इसकी कोशिकाएं काफी लंबी होती हैं और जीवित भी होती हैं। अगर जीवित है तो इस कोशिका की जो कोशिका भित्ति होगी वो बिल्कुल पतली होगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। चलिए हम आपको यहां पर समझा देते हैं। देखिए इसकी जो कोशिका होंगी वो काफी जो है लंबी लंबी होंगी। कैसे होंगी बाबू, लंबी लंबी होंगी। ठीक है ना। देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं, बिल्कुल समझा देता हूं कि ये कैसी होती हैं। देखिए ये है उत्तक। ठीक है ना। चलिए ये उत्तक हो गया किसका, स्थूल कोण उत्तक का। ठीक है ना। इसमें कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं के साथ साथ देखिएगा अगर इसकी कोशिका भित्ति पतली है तो ये इसकी कोशिका क्या होगी, जीवित होगी। यदि जीवित होगा तो इसमें देखिए
ये अगर जीवित होगा तो इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बाबू? केंद्रक। न्यूक्लियस भी पाया जाएगा, यानी कि इसको कहेंगे हम केंद्रक। ठीक है ना, समझते रहिएगा। इसकी कोशिका भित्ति क्या होगी? पतली होगी। जब पतली होगी, ठीक है ना, तो ये सजीव कोशिका कहलाएगी। चलिए ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम पतली कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक है ना, कोशिका भित्ति पतली होती है, सेल वॉल। अब थोड़ा सा समझना होगा यहां पे। इसमें एक चीज और है कि इसमें जो है क्या पाया जाता है? रसधानी भी उपस्थित होता है। क्या पाया जाता है? रसधानी भी उपस्थित होता है। ठीक है ना, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? रसधानी, रसधानी। ठीक है ना, या इसको हम रिक्तिका के नाम से भी जानते हैं, रिक्तिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूल। अभी मैं बताया था इसको। चलिए ठीक है, इसमें जो है साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। सेम ये जो है मृदुत्तक कोशिका की तरह है, थोड़ा सा अंतर है बस। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं। यहां पर चलिए लिख देते हैं हम साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, कोशिका द्रव्य। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। इससे यही अंतर है, इसमें और इसमें यही अंतर है कि इसमें जो है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है और इसमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसमें कहीं भी दो कोशिकाओं के बीच में आपको कहीं स्थान, खाली स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बीच में भी नहीं दिखाई दे रहा है और इसके बीच में भी नहीं दिखाई दे रहा और इन दोनों के बीच में भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, इसके ऊपर जो है पैक्टिन नामक रसायन पदार्थ का एक लेयर लग जाता है। पैक्टिन किस रसायन पदार्थ का बाबू? पैक्टिन। देख लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं, पैक्टिन एक जो है क्या है? रसायन पदार्थ होता है बाबू, रसायन पदार्थ होता है। ठीक है ना, इसकी लेयर लग जाती है। अब जब चारों तरफ से इसकी लेयर लग जाती है तो जो खाली स्थान होते हैं, जो अंतराकोशिकीय स्थान होते हैं, भर जाते हैं। यानी कि इसमें अंतराकोशिकीय स्थान बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि इस स्थूल कोण उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। कोशिका क्या मतलब? स्थूल कोण उत्तक में जो है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, यानी कि इनके कोशिका के बीच में जो है दो कोशिकाओं के बीच में या चार कोशिकाओं के बीच में किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इसी कोशिका भित्ति के ऊपर जो है पैक्टिन नामक रसायन पदार्थ क्या होते हैं? चारों तरफ से लग जाते हैं। ठीक है ना, चारों तरफ से क्या होते हैं? भर जाते हैं, यानी कि उस पर चिपक जाते हैं, लेयर बना लेते हैं। इस कारण इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है? अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, इससे हम बता देते हैं एक बात और बता देते हैं कि जो स्थूल कोण उत्तक होता है केवल जो है द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों के तनों में ही उपस्थित होता है। वो भी तना में कहां पर पाया जाता है? तो उसको कहते हैं अधस त्वचा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस कहां पाया जाता है बाबू? हाइपोडर्मिस। ठीक है ना, एक लेयर होता है जो कहां पाया जाता है? तनों में। ये तना है, तना के ये ऊपरी जो है क्या है? ये ऊपरी जो है त्वचा है। ठीक है ना, ये क्या है बाबू? त्वचा है। और त्वचा के बाद जो यहां पर जो लेयर लगी होती है, यहां पे जो लेयर होती है, इसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद कॉर्टेक्स पाया जाता है। अब यहां पर ये जो लेयर है इसको कहते हैं हम हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस होती है ना, हाइपोडर्मिस ही जो है क्या चीज की बनी होती है? स्थूल कोण उत्तक की बनी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाइपोडर्मिस का निर्माण किससे होता है? स्थूल कोण उत्तक से होता है। यानी कि स्थूल कोण उत्तक कहां पाया जाता है? कॉलन काई में कहां पाया जाता है? तो द्विबीजपत्री पादप के जो तने होते हैं उस तने के किस भाग में? हाइपोडर्मिस भाग में पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस का मतलब उसको हिंदी में कहते हैं हम अधस त्वचा। क्या बोलते हैं? अधस त्वचा, अधस त्वचा। ठीक है ना, अधस त्वचा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आई होप कि आपको जो है ये चीजें समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अगर आपको जो है स्थूल कोण उत्तक समझ में आ गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका कार्य क्या होता है। अब इसका कार्य मैं आपको बता दूं कि बाबू स्थूल कोण उत्तक का यही कार्य है कि अगर ये पादपों में पाया जाता है तो
कोमल स्थान जहां होते हैं वहां पे ये उपस्थित होता है, तो उसको जो है दृढ़ता प्रदान करता है, यानी कि उसको सपोर्टिंग का कार्य करता है, वहां पे कठोरता देता है और इसके साथ साथ कहीं कहीं लचीलापन देने का कार्य भी करता है कि ताकि वो किसी कारणवश टूट ना जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये दृढ़ता प्रदान करता है और लचीलापन प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है ना, अगर यहीं पे एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो है पादपों में यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति का मतलब कि उसको सपोर्टिंग का कार्य करता है, सीधी बात है। मृदुत्तक की तरह ही कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य करता है? मृदुत्तक की तरह ही कार्य करता है। ठीक है ना, अगर इसमें हरित लवक पाया जाता है तो ये भोजन निर्माण में भी सहायता करता है। यही इसका कार्य होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, तो आई होप कि जो है स्थूल कोण उत्तक आपको सही से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको बता देते हैं दृढ़ उत्तक क्या होता है। ठीक है ना, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। ठीक है ना, चलिए हम आपको बता देते हैं कि स्थूल कोण उत्तक क्या होता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं सरल अस्थायी उत्तक का जो है तीसरा प्रकार क्या होता है, यानी कि तीसरा प्रकार क्या है? दृढ़ उत्तक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं मृत होती हैं। अब मृत क्यों होती है भाई? क्योंकि इसकी कोशिकाएं काफी मोटी होती होंगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सरल अस्थायी उत्तक के तीनों प्रकार में जो भी उत्तक का जो कोशिका होगा अगर मोटी भित्ति से है तो मृत होगा, अगर जो है कोशिका सजीव है तो उसकी भित्ति क्या होगी? पतली होगी। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो कोशिका होती हैं वो लंबी होती हैं और मृत होती हैं। तो मृत होती हैं तो क्या उसकी कोशिका भित्ति कैसे पाई जाएगी? तो इसकी कोशिका भित्ति जो है मोटी पाई जाएगी। ठीक है ना, चलिए हम आपको यहां पर समझा देते हैं। देखिए बाबू, इसकी कोशिकाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। इस तरह से कुछ लंबी होती हैं और जो है अग्र भाग पर क्या होती है? नुकीली होती है। देखिए आगे भाग वाला क्या है? नुकीला है। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी कोशिका क्या होती है बाबू? मृत होती हैं और ये संकरी होती हैं। दिखाई दे रहा है आपको? संकरी भाग दिखाई दे रहा है और दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीली भाग होती है। ये सिरा क्या होता है इसका? नुकीला होता है, नुकीला होता है। ठीक है ना, और इनकी जो भित्तियां पाई जाती हैं वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती हैं। इसकी भित्ति क्या चीज की बनती है? भित्ति, यानी कि इसको कह सकते हैं हम सेल वॉल। ठीक है ना, अब भित्ति क्या है? अगर कोशिका मृत है तो इसकी भित्ति मोटी होगी। क्या होगी बाबू? मोटी होगी। ठीक है ना, अगर मोटी है तो ये किस कारण मोटी है? क्योंकि इस पे सेलुलोज भी पाया जाता है और लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? सेलुलोज और लिग्निन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिग्निन। सॉरी यहां पे गलत हो गया कुछ, लिग्निन पाया जाता है। और ये दोनों क्या है? रसायन पदार्थ हैं, रसायन पदार्थ है जो इसका स्थूलन करते हैं। स्थूलन का मतलब थिकनेस करती है, थिंकिंग करती है। इसके चारों तरफ से इसको क्या करती है? जमाव कर लेती है। जमाव करने से इसकी भित्तियां क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है ना, और जब इसकी भित्ति मोटी होती है तो ये क्या होंगी? मृत होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है जो कुछ ऐसे कोशिकांग होते हैं जो मौजूद नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होती है? मृत होती है। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मृत होने के कारण इसमें जीव द्रव्य नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव द्रव्य को हम क्या कहते हैं? इसमें पाए जाने पदार्थों को साइटोप्लाज्म कहते हैं और कुछ ऐसे इसमें निशल्स कण होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के लिए अनिवार्य होते हैं। तो मैं यहां पर बता देता हूं कि यहां पर जो है इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बाबू? प्रोटोप्लाज्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो इसमें जीव द्रव्य क्या होता है? नहीं पाया जाता है। क्या होता है बाबू? नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवित है ही नहीं है। जब जीवित नहीं है तो इसमें क्या नहीं पाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य नहीं पाया जाएगा। और जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार माना जाता है। भौतिक आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि हम जीवित हैं तो हमारे अंदर जीवित निशल्स कण हैं जिससे हम क्या करते हैं? हमारा शरीर बना हुआ है और हम जीवित भी है। ठीक है ना, तो ये मृत है तो इसमें संभव ही नहीं है कि इसमें जीव द्रव्य होगा। कोई दिक्कत समझने में? चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां कहां पाया जाता है। तो बाबू मैं आपको बता देता हूं कि इस जो दृढ़ उत्तक होता है ये पादपों में कहां कहां पाया जाता है। तो पादपों के तनों में पाया जाएगा, पत्तियों के सिरा में पाया जाएगा। देखिए ये तना है तो यहां पर तना में भी पाया जाएगा।
ठीक है ना, तना में भी उपस्थित होगा और पत्तियों की सिराओं में भी उपस्थित होता है। कहाँ पर सिरा होता है बाबू? पत्तियों की सिराओं में, ठीक है ना। ये पत्ती की क्या है? सिरा है, तो यहाँ पर ये सिरा है, ठीक है ना। सिरा में भी मौजूद होता है और तना में भी मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बता देते हैं कि ये जो है फलों में भी पाया जाता है, फल में भी मौजूद होता है ये, ठीक है ना। कहाँ मौजूद होता है बाबू? फल में भी मौजूद होता है, जैसे कि मान लीजिए आम वगैरह पाया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ बीजों में भी मौजूद होता है, बीज में। किस में बाबू? बीज में। बीज में भी क्या पाया जाता है? स्थूलकोण उत्तक पाया जाता है। इसके साथ साथ बीज में कहाँ पाया जाता है? तो बीज में जो है बीजावरण में पाया जाता है। बीजावरण का मतलब बीज का जो आवरण होता है उसमें पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बीज में भी मौजूद होता है। चलिए ठीक है। इसके साथ साथ जो नारियल के जो रेशेदार भाग होते हैं, जो छिलके होते हैं, नारियल के भाग देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना। नारियल देखे होंगे, तो नारियल के जो रेशेदार भाग होते हैं, ठीक है ना, साइड से जो कवर करते हैं, ठीक है ना, ये इसमें भी क्या पाया जाता है? दृढ़ उत्तक पाया जाता है, ठीक है ना। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। बाबू अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका कार्य क्या होता है। बाबू समझना होगा, इसका कार्य ज्यादा कुछ नहीं है। ये क्या करता है कि पादपों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है, सपोर्टिंग का कार्य करता है। जिस तरह से मृदुत्तक कार्य करता था, स्थूलकोण उत्तक कार्य करता था, तो सेम कार्य क्या करेगा? दृढ़ उत्तक भी कार्य करेगा। ऐसा क्यों तीनों का कार्य समान दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो सरल अस्थायी उत्तक होते हैं, इनकी कोशिकाएं एक समान होती है संरचना में। रासायनिक जो रसायन पदार्थ होते हैं वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन हो जाते हैं, अंतर उसमें स्थापित हो जाता है, लेकिन उनकी रचना, ठीक है ना, और आकार और आकृति क्या होता है? बिल्कुल एक जैसा होता है और एक कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए कुछ कार्य इनसे क्या करता है? मैच करता है। इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा कार्य इसका ये हो जाता है बाबू कि ये बाहरी परतों में जो है क्या करते हैं? बाहरी जो परत होते हैं वो रक्षात्मक के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके ऊपर जो है बाहरी कवड के रूप में रहता है और इसको रक्षा करने का कार्य करता है। यानी कि अंगों को उत्तक जो होता है वो अंग के रूप में बाहर से होकर के और इसको क्या करता है? रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको जो है आज का मेरा पढ़ाया हुआ सरल अस्थायी उत्तक आपको समझ में आ गया है। यदि बाबू हमारा वीडियो पढ़ाया हुआ आज का समझ में आ गया है या फिर सरल अस्थायी उत्तक आपको समझ में आ गया है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। और एक खास बात और है कि अगर आपके क्लासमेट है, क्लास 9 में अगर कोई आपके साथी पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो का लिंक जो है और भी सारे वीडियो का लिंक उसके बाद शेयर करें ताकि वो भी वीडियो को देख सके और पढ़ सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।